नीचे नीचे केवल बता दीजिए, यहीं तक ना, ये नीचे, ताकि हमको मालूम रहे हम इतने तक पढ़ाएंगे, शेष ऊपर सब सही है जी। हो गया स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे YouTube चैनल द स्कॉलर पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ाएंगे। शिवाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी के उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं थे कि महान मराठा साम्राज्य को संभाल सके। यद्यपि आगे चल करके थोड़ी बहुत स्थिरता साहू जी के समय और उससे पहले राजाराम और ताराबाई के नेतृत्व में युद्ध जो कड़ी टक्कर दी गई मुगलों को, ये कार्य तो हुआ, लेकिन फिर शिवाजी के साम्राज्य को का परचम आगे चलकर लहराया पेशवाओं ने। तो आज आपको जो पढ़ाया जाएगा वो हम पढ़ाएंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी, और शिवाजी के उत्तराधिकारियों में संभाजी, राजाराम, ताराबाई, साहू जी और उसके बाद फिर पेशवाओं का शासनकाल। ये मराठा, आपको यही इतना मराठों में जानना है। हम थोड़ा अपने प्रिय छात्रों से उनके कमेंट भी देख लें, कौन कौन लोग अभी हमसे जुड़े हैं। मैडम को तरफ भेजिएगा, आकाश मैडम को। तो हम पढ़ा रहे हैं अभी शिवाजी के उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी, ये आज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में आकाश मैडम को भेजिएगा, आकाश मैडम को भेजिएगा। हाँ, तो शिवाजी के उत्तराधिकारियों में पहला नाम जो आता है वो है संभाजी। और संभाजी के बारे में सर्वप्रथम हम लोग अध्ययन कर लेते हैं जो शिवाजी के उत्तराधिकारी हुए। इसमें है संभाजी। संभाजी का शासनकाल कुल 1680 से 1689 तक रहा। ये संभाजी। इनके बाद फिर है राजाराम। ये शिवाजी के दूसरे पुत्र और राजाराम संभाजी के छोटे भाई थे, सौतेले। इनका शासनकाल 1689 से 1700 तक रहा। और इनके बाद फिर शासनकाल आता है साहू जी का। राजाराम के बाद फिर आप कह सकते हैं ताराबाई, या आप यहां लिख सकते हैं शिवाजी द्वितीय, और इनके संरक्षक ताराबाई थी। ये शिवाजी द्वितीय, इनकी संरक्षक ताराबाई थी। और इनके बाद शासन आता है साहू जी का। साहू जी, ये जी शिवाजी द्वितीय जो थे, इनकी संरक्षक इनकी माता खुद ताराबाई थी। इनका शासनकाल 1700 से 1707 तक रहा। ये इनका शासनकाल है। और साहू जी 1707 से 1748 तक सत्ता में रहे, 48।
साहू जी के समय ही पेशवाओं का उदय हुआ, ये भी हम लोगों को जानना है। और इन राजाओं के समय या इन शासकों के समय कौन कौन सी गतिविधियां प्रमुख हैं, ये हम लोगों को जानना है। गुड आफ्टरनून शीतल कश्यप, नमस्ते। रंजीत कुमार, खुश रहिए। सोनू प्रसाद आपका व्यंग हालांकि मुझे बड़ा अच्छा लगा, वास्तव में जल्दी बेटे जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा हो जाती हैं जब तक कि तमाम परेशानियां भी हो जाती हैं। सोनू प्रसाद, अभी तक तो मैं बैंकिंग में उलझा हुआ था। एक बच्ची के परीक्षा फार्म के लिए मुझे भरना था, फ़ोन पे से मैंने वो कार्य किया तो, लेकिन कहीं और चला गया, तो मैंने फिर से बैंक ऑफ बड़ौदा से उसमें पैसे डाले बेटे, उसमें फंस गए थे हम, इसीलिए थोड़ी समस्या थी। संजोली चौरसिया, खुश रहें। नरेश कुमार जी, खुश रहिए। गुड आफ्टरनून। हाँ, तो मैं आप लोगों को शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ा रहा हूँ। इसमें से शिवाजी के मृत्यु के बाद जो उनके तुरंत बाद जो राजा हुए वे थे संभाजी। संभाजी शिवाजी के पुत्र थे और संभाजी ने जो है शिवाजी की तरह की योग्यता का परिचय नहीं दिया, बल्कि संभाजी शिवाजी के जीवन काल में ही बड़े ही कमजोर एवं दुराचारी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिससे शिवाजी बड़ा परेशान रहते थे। शिवाजी ने इनके आतंक, इनके परेशानियों, इनके जनता को परेशान करने की प्रवृत्तियों के कारण इन्हें पन्हाला के दुर्ग में बंद किया था। यानी शिवाजी जिस समय मृत्यु को प्राप्त हुए उस समय ये पन्हाला के किले में बंद थे। शिवाजी के बाद मराठा परिषद ने संभाजी को राजा बना दिया, छत्रपति बना दिया, लेकिन संभाजी से कुछ संभला नहीं। ये दूरदर्शी प्रवृत्ति भी इन पे नहीं थी जो एक राजा के अंदर होनी चाहिए। संभाजी के पिता शिवाजी, माता सईबाई निलंबकार थी। इन्होंने अपना राज्याभिषेक उज्जैन के एक ब्राह्मण कवि कलश से करवाया। वे उनके प्रधानमंत्री यानी पेशवा भी थे। शिवाजी के इस पुत्र में दूरदर्शिता का अभाव था, इसीलिए जब औरंगजेब के विद्रोही पुत्र शाहजादा अकबर औरंगजेब से विद्रोह करके और दक्षिण की तरफ भागे तो संभाजी ने उन्हें अपने यहां शरण दिया। इसी का पीछा करते हुए औरंगजेब दक्षिण भारत आया और दक्षिण भारत से फिर वो जा न सका, लेकिन मराठा साम्राज्य के इस राजा को उसने इस कदर हानि पहुंचाई कि उसने मराठा साम्राज्य को रौंद डाला। कवि कलश के साथ संभाजी भाग खड़े हुए। अंततः ये पकड़े गए, गिरफ्तार हुए मुगल फौज के द्वारा और औरंगजेब ने इनका कत्ल करवा दिया। इनका शासनकाल महज 9 वर्ष का है, महज 9 वर्ष का। तो यहां आप संभाजी के बारे में लिखवा सकते हैं। संभाजी पिता शिवाजी, माता सईबाई निलंबकार, और प्रधानमंत्री कवि कलश, ये इनके प्रधानमंत्री थे। यहां लिख सकते हैं कि कवि कलश ने ही संभाजी का राज्याभिषेक करवाया। ठीक, राजधानी इनकी थी रायगढ़। शिवाजी के तुरंत बाद ये राजा बने थे। ठीक, और शासनकाल की घटना
घटनाओं के बारे में हम लोग जान लें। शासनकाल की जो घटना है उसमें इन्होंने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र शाहजादा अकबर को अपने दरबार में शरण दिया। अतः औरंगजेब ने इनका कत्ल करवा दिया। इसमें कवि कलश भी मारे गए। ठीक। महज 9 वर्ष के शासनकाल में इनका वो हो गया, राज्य समाप्त। अगले शासक होते हैं राजा राम। राजा राम अगले शासक हैं। आप इनके बारे में ये जान लें कि संभाजी के मृत्यु के बाद उनके सौतेले और छोटे भाई राजा राम को मराठा परिषद ने छत्रपति बना दिया। राजा राम के समय भी मुगलों का आतंक दक्षिण भारत पर या मराठों पर भारी रहा। इन्होंने भाग करके दक्षिण भारत की जो राजधानी शिवाजी द्वारा जिंजी को बनाया गया था, ये भाग करके जिंजी में शरण लिए। लेकिन इन्हीं के समय से कहा जाता है कि अंततः एक मराठा लोगों में एक राष्ट्रीय भावना का जागरण हुआ और इन लोगों ने यत्र तत्र मुगलों से टक्कर लेना शुरू किया। ठीक। यहां राजा राम के बारे में जान सकते हैं ये कि मुगलों के भय से इन्होंने अपनी राजधानी जिंजी को बनाया। राजधानी जिंजी को बना लिया इन्होंने और 1700 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आते हैं शिवाजी द्वितीय और संरक्षक उनकी ताराबाई। ध्यान दीजिएगा कि ये जिस समय संभाजी को पकड़ लिया जाता है, उनको मार डाला जाता है, तो उनके पुत्र साहू और उनकी पत्नी येसुबाई को जेल में डाल दिया जाता है। पत्नी इनकी थी येसुबाई। यहां आप इन चीजों को लिख सकते हैं कि औरंगजेब ने संभाजी के पुत्र साहू जी और पत्नी येसुबाई को जेल में डाल दिया। इस परिस्थिति में राजा राम राजा हुए और
इसके बाद फिर जब राजा राम की मृत्यु हो गई तो इनकी पत्नी ताराबाई ने राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति बनाकर शासन शुरू किया। तो यहां आप लिख सकते हैं कि राजा राम की पत्नी ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति बनाकर शासन शुरू किया। ठीक, इनके नेतृत्व में मराठा स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। तथा मुगलों को कड़ी टक्कर दी गई। मराठों ने कड़ी टक्कर दी। इस महिला के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी और इनके समय वास्तव में मराठा स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं से टक्कर लेते समय तबीयत खराब हो जाने से औरंगजेब की मृत्यु हुई। ताराबाई की मराठा सेना ने ही इस कदर औरंगजेब की सेना को परास्त किया। इधर औरंगजेब वृद्ध हो चुके थे, युद्ध में थक चुके थे। इस दौरान उनकी तबीयत खराब हुई 89 साल की उम्र में। औरंगजेब इसी ताराबाई की सेना से लड़ते हुए ही मृत्यु को प्राप्त हुए। हालांकि उनकी मृत्यु तबीयत खराब होने से हुई। तो इसके बाद फिर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और अगले शासक मुअज्जम शाह, जो बहादुर शाह के नाम से शासन सत्ता में आए थे, उन्होंने एक राजनीति बस जो मुगल कैद में बंद थी औरंगजेब के द्वारा, संभाजी के पुत्र साहू जी और उनकी पत्नी यानी संभाजी की पत्नी येसुबाई जो बंद थी, इन्हीं लोगों को छोड़ दिया ताकि महाराष्ट्र पहुंचकर ये लोग गृह युद्ध कर दें। और ऐसा ही हुआ। ठीक, महाराष्ट्र पहुंचकर साहू ने अपने अधिकारों की मांग की। आखिरकार जब ताराबाई इसके लिए तैयार न हुई तो एक छोटा सा युद्ध हुआ जिसमें ताराबाई को वहां से हटना पड़ा। वे सतारा चली गई। उन्होंने अपनी सत्ता सतारा में स्थापित कर ली और इधर साहू को मराठा परिषद ने छत्रपति घोषित कर दिया। ध्यान रहे, इसी साहू के समय पेशवाओं का उदय हुआ। तो यहां आप लिख सकते हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह ने जेल में बंद साहू और उसकी माता को छोड़ दिया।
महाराष्ट्र पहुंचकर साहू ने ताराबाई से अपने अधिकारों की मांग की। अंततः ताराबाई को हटना पड़ा और शाहू मराठा पेशवा बने, मराठा छत्रपति। ये रहा आपके सामने। 1707 के बाद शाहू सत्ता में आए और शाहू जी जो कि शिवाजी के पोते थे, है ना, साहू जी, इन्होंने राजगद्दी बालाजी विश्वनाथ की मदद से पाई। बालाजी विश्वनाथ की मदद से इन्होंने राजगद्दी पाई। 1713 में इन्होंने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बना लिया। पेशवा नियुक्त कर दिया। ठीक, यहां आप एक चीज लिख सकते हैं, इन्हीं के समय से एक शक्ति के रूप में पेशवाओं का उदय हुआ। इन्हीं के समय एक शक्ति के रूप में पेशवाओं का उदय होता है। आप इतना ही जान लें, साहू जी जिस समय सत्ता में आए उस समय तक उम्रदराज हो चुके थे। साहू जी जिस समय सत्ता में आते हैं वो उस समय उम्रदराज हो चुके थे, काफी उम्र हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने जब सत्ता पाई तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने उनकी मदद की थी। ये महाराष्ट्र के एक चित्पावन ब्राह्मण थे बालाजी विश्वनाथ, बड़े ही रणकुशल थे, बड़े ही चतुर थे, बुद्धिमान थे। इन्होंने छत्रपति साहू जी को सत्ता में स्थापित करने, उनकी सत्ता को मजबूत करने, उनके साम्राज्य विस्तार में बड़ी मदद की, बड़ी मेहनत की थी। और इसके बाद बालाजी विश्वनाथ जब 1720 में मृत्यु को प्राप्त हुए तो साहू जी ने इनके पुत्र बाजीराव को, ये इनके पुत्र हुए बाजीराव को ही पेशवा नियुक्त कर दिया। यानी एक तरह से देखा जाए तो साहू जी ने पेशवा पद को वंशानुगत बना दिया और बाजीराव छत्रपति के लिए साम्राज्य विस्तार हेतु कार्य करते रहे। उसके बाद साहू जी की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि बाजीराव के समय में पेशवा पद वंशानुगत होकर, बल्कि स्थिति यह हो गई कि छत्रपति इनके समय महलों के महापौर हो गए। सारा कार्य या मराठा साम्राज्य का वास्तविक प्रमुख पेशवा ही हो गए। तो पेशवाओं का उदय साहू जी के समय में हुआ। साहू जी ने ही पेशवा पद को वंशानुगत बना दिया और साहू जी के बाद जो छत्रपति हुए वो महलों के महापौर हो गए। पेशवा ही मराठा साम्राज्य के वास्तविक प्रतिनिधि हो गए। तो आज ये जो अभी आपके सामने इसको नोट कर लिया, तो नोट करने के बाद हम आपको पेशवाओं का शासनकाल पढ़ा देते हैं
और आपका ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। नोट करिए, नोटेड इट। नोट करके हमें प्रतिक्रियाएं दें। नोट करिए, नोट हो गया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा बंद करके फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, तीव्रता से आप लोगों ने नोट कर लिए, वेरी गुड। हम इसे मिटा देते हैं और पेशवाओं के शासनकाल के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक।